हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पेन ड्राइव और जी ड्राइव कोर्स के बारे में। इस कोर्स के अंदर आपका जो हम सिलेबस कवर करने वाले हैं वो गेट, ईएससी और पीएसयूज तीनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। मेनली मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग का। जैसे कि आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, मैंने इन डांडे सर ने मिलकर एक वीडियो फॉर्म किया था जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, पीडीजीडी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और सेम फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोगों ने इसकी प्लानिंग आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर जो मैंने ये वीडियो फॉर्म किया है वो मेनली फॉर्म किया है मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के लिए। मैं किस तरीके से जियोटेक डील करूँगा, मैंने पहले भी कहा था और अभी फिर से कह रहा हूं कि मैं इस पीडीजीडी कोर्स के अंदर आप लोगों के साथ जियोटेक डील करूंगा, मैं डील करूंगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मैं डील करूंगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आई विल बी डीलिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस आल्सो। ठीक है, सो ये 4 सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर पीडीजीडी कोर्स में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बताना चाहूंगा कि वाई द स्टूडेंट शुड परचेज पीडीजीडी कोर्स ऑफ गेट एकेडमी फॉर सिविल इंजीनियरिंग, है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो गेट एकेडमी की ही पेन ड्राइव कोर्स क्यों खरीदे, गेट एकेडमी का ही जी ड्राइव कोर्स क्यों खरीदे, तो उसके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि यार हमारा जो टारगेट है होना चाहिए, यदि आप पीडीजीडी कोर्स खरीदते हैं, सबसे पहला आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए, या मैं कहूं कि एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर, मेरे स्टूडेंट्स का जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए, उनका माइंड जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। या तो मैं एमटेक के लिए पढ़ना चाह रहा हूं या फिर मैं जॉब के लिए पढ़ना चाह रहा हूं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यार एमटेक करना चाहूँ या जॉब करना चाहूँ, विल डिसाइड लेटर, वो उन पर डिपेंड करता है व्हाट दे थिंक। ठीक है, तो माई टारगेट इज टू गेट द एडमिशन इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इंडिया। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज। ठीक है, और पीएसयूज में टॉप पीएसयूज जो है उसमें मुझे अच्छे पोस्ट वहां पर लेना है, जॉब हासिल करना है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छा स्कोर लाएंगे, अच्छा रैंक लाएंगे, तभी ये पॉसिबल है। सिर्फ आप यदि सोच रहे हैं कि मैं कट ऑफ पार कर दूं और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंच जाऊं, अच्छा पीएसयूज ले आऊं, सो अब देखिए कंपटीशन बढ़ता जा चुका है ना। बहुत डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। गेट का स्टैंडर्ड भी लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्राउड बढ़ता चला जा रहा है। सो ऑफ कोर्स जो पेपर डिसाइड होते हैं 7 आईआईटीज और 1 आईएससी के द्वारा, उनका भी लेवल अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ना हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मैं बिना प्रिपरेशन करे गेट का एग्जाम लिख दूं और मैं क्वालिफाई कर दूं, इट नेवर हैपन्स, है ना। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, आपको प्रॉपर मेथड्स को फॉलो करना होगा, एक स्टाइल आपकी होना चाहिए पढ़ने की, तब आप, बिकॉज आप कॉलेज में जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को यदि आप फॉलो करते हैं, इट्स वेरी लेस, मैं फ्रेंकली बोलना चाहूंगा कि गेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि आपको एक कोई अच्छा ट्यूटर मिलता है जो आपको बताता है कि यार इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, इस मेथड से आपको प्रिपेयर करना है आपका गेट एग्जाम, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है, तब इट विल बी इजी फॉर यू टू क्रैक द गेट एग्जाम विथ वेरी गुड स्कोर। तो हमेशा जो बेसिक चीज होती है वो होती है आपका सिलेक्शन ऑफ गाइडेंस। देयर आर नंबर ऑफ गाइडेंस इन द मार्केट, आपको चूज करना है कि कौन सा गाइडेंस आपको लेना है। ठीक है, यहां पर मैं जो पीडीजीडी कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं गेट एकेडमी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसकी क्वालिटीज क्या क्या रखने वाला हूं मैं, किस लेवल पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, क्या क्या उसके फीचर्स रहने वाले हैं, वो सभी के बारे में हम यहां पर अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैंने यहां पर लिखा है लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। तो देखिए मैं अपने बारे में बता चुका हूं, मैं जो सब्जेक्ट डील करने वाला हूं, मेरे अलावा जितनी भी फैकल्टीज है मेरे पास मेरे टीम के अंदर, वो सभी एक्सपर्ट्स अपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट होगा वो और कोई फैकल्टी पढ़ा देगा या कुछ और होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर फैकल्टी होगा जो एक्सपर्ट होगा उस सब्जेक्ट में, उसी को मैं अलॉट करूंगा पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि यार मैं किसी को भी मेरे से पकड़ा दूंगा सब्जेक्ट की, चलो तुम पढ़ा दो या तुम पढ़ा दो, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, एक बात कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज है अपने आप में वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जगह जगह नंबर ऑफ टाइम्स वो लोग पढ़ा चुके हैं पूरे इंडिया में, ऐसी प्रोफाइल वो रखते हैं। तो वो लोग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डील करेंगे एंड दे नो वेरी वेल कि आप एज अ गुड ट्यूटर उन लोगों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किस टाइम पे कौन सा टॉपिक डील करना है, कौन से टॉपिक के बाद कौन सा क्वेश्चन कराना है, वो सब कुछ अच्छे लेवल पर वो लोग जानते हैं और वही यहाँ पर आपके सामने स्टेज पर खड़े होकर आपके साथ सब्जेक्ट को डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर बुकलेट्स की, कि बुकलेट वी विल प्रोवाइड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो,
आरसीसी हो, जियोटेक हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो, स्टील हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एनवायरनमेंट हो, सीपीएम हो, सोम हो, एफएम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सिविल इंजीनियरिंग का, हम हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, एक बुकलेट प्रोवाइड करने वाले हैं। और इस बुकलेट के अंदर क्या क्या रहने वाला है, तो पहले तो मैं जैसे कि आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, जियोटेक का बुकलेट आप लोगों को मैं शो कर रहा हूं। यहाँ पर ये देखिए पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स है हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर गेट ईएसी पीएसी उसमें आप यूज कर सकते हैं। ईएसी से मेरा मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर ईएसी से मेरा मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर इस पीडी जीडी कोर्स के अंदर मैंने ईएसी के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। कुछ क्वेश्चंस कन्वेंशनली सॉल्व कराऊंगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कराने वाला हूं यहाँ पर। तो ये जियोटेक का बुकलेट आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप ये परचेस करेंगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगा कि यार क्वालिटी जो हमने प्रोवाइड करा है इट इज वेरी गुड, है ना। अब इस बुकलेट की क्या खासियत है, इस बुकलेट की ये खासियत है कि इसके अंदर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी जहां पर मैं गेट और ईएसी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। बकायदा एक क्वेश्चन उठाऊंगा, बोर्ड पर सॉल्व करूंगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हर एक क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर उसको मैं सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर्स के गेट एंड ईएसी क्वेश्चंस को, और इनके आंसर की भी हम लोगों ने यहाँ पर इसमें प्रोवाइड कर रखी है। ये थी मेरी फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस। सेकंड कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है वो मेरे पास यहाँ पर रहने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी फॉर यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो मैं जो फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के साथ, सेकंड कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसको सॉल्व करते समय कहीं पर आपको प्रॉब्लम आता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है उसको भी बारे में हम बात करेंगे। इसके सभी के आंसर कीज भी आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगी, चाहे फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो। थर्ड कैटेगरी में जो इसके अंदर दिया है वो है असाइनमेंट क्वेश्चंस। असाइनमेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं रहेगा कि ये भी आप लोगों को सॉल्व करना है। असाइनमेंट क्वेश्चंस का मतलब ये रहेगा, यहाँ पर मैंने असाइनमेंट्स के अंदर वो क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो हो सकता हो ईएसी में कन्वेंशनली पूछे गए हो प्रीवियस ईयर्स में, या फिर किसी बुक से मैंने लिया हो जो अच्छा क्वेश्चन हो। यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से जो मेरा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि आई वांट टू एक्सपैंड योर नॉलेज, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों तरीके से मैं आपके नॉलेज को कैसा एक्सपैंड कर सकता हूं। कोई भी साइट का एक एग्जांपल उठा के लाऊंगा कि मैं ये प्रॉब्लम साइट पर फेस करता हूं, इसका कैसे सॉल्व किया जाए, इसका कैसा एस्टिमेशन किया जाए। सपोज कोई बियरिंग कैपेसिटी होगा एस्टिमेशन का, तो साइट पे मुझे ये डेटा मिला है रिजल्ट्स को मतलब टेस्ट करने के बाद, इस रिजल्ट्स को कैसे यूज करते हुए मैं अपनी बियरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट करूं, वो सब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ असाइनमेंट टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है। तो असाइनमेंट क्वेश्चंस हो गए। तो 3 टाइप की कैटेगरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पीडीजीडी बुकलेट के अंदर। सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक एक बुकलेट हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज होगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की, वो ये बुकलेट को डिजाइन करेगी और आपको प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इस बुकलेट की एक खासियत और है कि जनरली क्या होता है कि जैसा कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन इस पेज नंबर पे इस पे कुछ अवेलेबल है, बच्चा ढूंढता रह जाएगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ है। ऐसा मेरे केस में हमारी पीडीजीडी कोर्स में हमारी बुकलेट में नहीं होगा। यदि फैकल्टी को क्वेश्चन नंबर 1 कराना है तो वो बकायदा क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगा, उसके बाद फैकल्टी को क्वेश्चन नंबर 2 ही कराना होगा, उसके बाद 3 ही कराना होगा। कहने का मतलब ये है कि फैकल्टीज ने अपने पढ़ाने के फ्लो के हिसाब से क्वेश्चंस को अरेंज कर रखा है। तो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस की जंप नहीं करना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन करा, उसके बाद कोई 4th क्वेश्चन करा, उसके बाद 8th क्वेश्चन किया, उसके बाद 10th क्वेश्चन किया। वो रेंडमली आपको चूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने देखा उसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन सर ने बोर्ड पे कराया है, ये बुकलेट के अंदर कहाँ पर है। वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फैकल्टीज ने अपने लेक्चर को प्लान किया है पहले, अकॉर्डिंगली फिर इस बुकलेट को डिजाइन किया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, 5, 6 एंड इन दिस फैशन वो पूरी बुकलेट आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए और मतलब रखना चाहिए। देन क्लासरूम फीलिंग्स। क्लासरूम फीलिंग से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए यदि एक स्टूडेंट है जो हमारा ऑफलाइन क्लासरूम को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो इस क्लासरूम के अंदर उसको क्या देखने को मिलता है, एक टीचर आएगा, बकायदा नोट्स बोर्ड पर लिखेगा, डिक्टेट करेगा। सपोज हम कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, उसके पहले हमें उसके प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, उसके बाद हमें उसकी क्या थ्योरी है, कि कोई टेस्ट में परफॉर्म कर रहा हूं तो उसकी थ्योरी वगैरह मुझे पता होना चाहिए, सब कुछ मुझे वहां पर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो यदि वहां पर जो मैं थ्योरी लिख रहा हूं
क्लासरूम के अंदर तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ। वीडियो के अंदर मैं डिक्टेट करता हूँ क्या? नहीं, मैं वीडियो के अंदर डिक्टेट नहीं करता हूँ। यदि मैं वीडियो के अंदर डिक्टेट नहीं करता हूँ तो जो स्टूडेंट्स मेरा पीडीजीडी कोर्स खरीद रहा है वो नोट्स नहीं बना पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो केस यहां पर नहीं होने वाला है हमारे पीडीजीडी कोर्स में, बिकॉज आई हैव सीन द नंबर ऑफ पीडीजीडी कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। क्या होता है, वन फैकल्टी विल कम, ही विल डिलीवर हिज लेक्चर एंड द लेक्चर विल बी कंप्लीटेड एंड स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर द प्रॉपर नोट्स। वो चीज यहां नहीं होगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको प्रॉपर क्लासरूम फीलिंग में डेवलप करा दूंगा, मैं क्रिएट कर दूंगा आपके माइंड में कि आप लोग क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फैकल्टीज को मैंने इस तरीके से ट्रेन किया है और ये बताया है जब भी मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं वो मैं सबसे पहले पूरा प्रॉपर डिस्कस कर दूंगा और उसके बाद बकायदा उसके नोट्स जो है मैं बोर्ड पर लिखूंगा, वर्ड्स में लिखूंगा, पूरा मैं फॉर्मेट यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ऐसा नहीं होने वाला है स्टूडेंट के साथ कि सिर्फ फैकल्टीज आपको बोल देगी और लेक्चर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज उसमें क्या होता था, जब फैकल्टीज डिक्टेट कर देती थी तो जैसे फैकल्टी ने एक स्टेटमेंट कहा, स्टूडेंट्स को वीडियो पॉज करना होता था, फिर वो स्टेटमेंट नोट करना पड़ता था, वापस ऑन करो, फिर एक स्टेटमेंट फैकल्टी ने बोला पॉज करो, फिर उसको नोट करो। दैट विल नेवर हैपन इन माय केस। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बकायदा बोर्ड पे पहले ही वो नोट्स हम लिख देंगे, उसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देंगे और फिर हम आपको कह देंगे कि आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करते हुए ये पूरे नोट्स आप लिख लीजिए। स्टूडेंट्स अपने पूरा प्रॉपर नोट्स बना लेगा, तो वो क्लासरूम वाली फीलिंग आ जाएगी। अच्छा, क्लासरूम में एक चीज और होती है, वो क्या होती है कि जैसे कि मुझे कोई एक डाउट आया एज अ स्टूडेंट, तो मैं उसी समय हैंड रेस करके पूछ लूंगा कि सर मुझे एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आया। अपने डाउट्स में पूछ सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं कैसे पूछूंगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर मी। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने किया है यहां पर डाउट क्लियरेंस के लिए फेसबुक पर हम एक सीक्रेट ग्रुप बनाएंगे, जिसकी आईडी वगैरह आपको दिया जाएगा जब आप परचेस करेंगे। तो सीक्रेट ग्रुप में आप अपने डाउट्स जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। देखिए, वैसे तो डाउट्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि आपको जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज है वो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उनको पहले से पता होता है कि यदि वो कोई एक पैराग्राफ बता रहे हैं तो उस पैराग्राफ के हर एक लाइन के हर एक वर्ड का वो मीनिंग डिटेल में डिस्कस कर देंगे। आपको किस जगह पर डाउट आ सकता है उस पॉइंट को वो ट्विस्ट कर देंगे, वहीं पर आपको क्लिक कर देंगे कि यार आप ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो आपको डाउट आने के जो चांसेस है वो बहुत कम रहने वाले हैं। मेरे केस में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये फील होगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ही डाउट क्रिएट कर दूंगा कि यार कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच सकते हैं कि यहां पर ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो वहां पर डाउट भी मैं ही पूछने वाला हूं, आंसर भी मैं ही देने वाला हूं। तो मेरी पूरी पिक्चर जब होगी तो उसके अंदर आपके डाउट जो होंगे वो कम से कम रहेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। उसके बाद हमने देखिए क्लासरूम फीलिंग से बात कर ली, प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ नोट्स की बात कर ली है, डाउट क्लियरेंस की बात कर ली है। बात करते हैं फ्री टेस्ट सीरीज की। तो जब भी आप ये पीडीजीडी कोर्स खरीदते हैं, जो स्टूडेंट्स 1 साल के लिए खरीद रहे हैं, मतलब 1 ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, तो उनको 1 ईयर की टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड करेंगे हम लोग। और जो स्टूडेंट्स 2 इयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, उनको हम 2 इयर्स के लिए टेस्ट सीरीज क्या करने वाले हैं, फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज में भी आपका क्या फायदा होने वाला है, टेस्ट सीरीज में भी हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस देते हैं। आप लोग पहले तो क्या करना चाहिए, आप लोगों को पीडीजीडी कोर्स परचेस करने के साथ उसको पहले पूरा प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, फिर मैं टेस्ट सीरीज ओपन करके क्या करूंगा, टेस्ट दूंगा और अपने आप को जज करूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यदि आपने पूरा लेक्चर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखा है तो आप टेस्ट सीरीज के सभी क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे, सब कुछ आपको क्लियर होगा, इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। अच्छा, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन होगा उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, एक तो रिटर्न में सॉल्यूशन होगा, पीडीएफ सॉल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो आपका वीडियो सॉल्यूशन होगा। आप वीडियो सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे, आपको वहां पर एक्सपर्ट फैकल्टीज नजर आएगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो वो भी आपके लिए एक फैसिलिटी होगी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट जो है आपका ट्रस्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। आप अपनी फैकल्टीज पर, चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी फैकल्टीज पढ़ा रही हो, आपको सबसे पहले उस पर ट्रस्ट करना है कि वो जो भी पढ़ा रहा है वो 101% सही है। वो जो भी डिस्कस कर रहा है आपके गेट एग्जाम को प्रिपेयर करते हुए, आपके गेट एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको पढ़ा रहा है ना, क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो कई सालों से पढ़ा रहा है, वो हर जगह जगह पढ़ा चुका है, हर स्टूडेंट की मेंटेलिटी उसको पता है और वो जानता है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है गेट एग्जाम में।
इसलिए उस पर भरोसा करना आपको बहुत जरूरी है। मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं यदि कह रहा हूं कि आपको पहले ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए तो आपको वो वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस वाले टॉपिक का इंपॉर्टेंस कम है, आप इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन सिर्फ बेसिक नॉलेज उसका, आपके बेसिक प्रिंसिपल उसके पता करिए, तो आपको वही करना है। क्योंकि मैं जानता हूं एज अ गुड ट्यूटर, एज अ गेट ट्यूटर, I should know what to teach, what not to teach. And as a good student, if you want to crack the GATE exam, you should know what to study, what not to study. ठीक है, तो यही मैं बात यहां पर करने वाला था आप लोगों के साथ में। और सबसे बड़ी चीज जो है वो यहाँ पर ट्रस्ट की है। यदि आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, गेट एकेडमी पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे क्वालिटी कंटेंट पर मतलब ट्रस्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कभी भी क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आपके साथ नहीं आएगा। डाउट की जहाँ तक बात होती है, मैं बता चुका हूँ, कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में डाउट आता है, किसी कंसेप्ट को समझने में डाउट आता है, वैसे तो नहीं आएगा, इसका भी मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं पर आपको डाउट आता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, उस फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां भी आपको डाउट आ रहा है उस वीडियो का और हमें पोस्ट कर दीजिए। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज अवेलेबल रहेगी उस डाउट को इमीडिएटली सॉल्व करने में। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने मॉर्निंग 9 o'clock को पोस्ट किया, हम लोग यदि क्लासेस में बिजी है तो आफ्टर 6 PM आपको क्या मिलेगा, उसका रिप्लाई मिलेगा। लेकिन यदि हमारी क्लासेस नहीं है तो आई कैन प्रॉमिस कि विदिन 2 to 3 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था मेरा यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना। यदि आप इन सभी पर विश्वास करते हैं, देन नोबडी स्टॉप यू टू क्रैक द गेट एग्जाम एंड गेट द एडमिशन इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इंडिया एंड गेट द जॉब्स इन द डिफरेंट PSUs एंड अदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम्स ऑल्सो। यहाँ पर PDGD जो कोर्स है ये सिर्फ गेट ESE PSUs को टारगेट नहीं करता है। यहाँ पर चूंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, मैथ्स एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी भी स्टेट का PSC एग्जाम्स होता है तो उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके में भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अच्छा, बेस्ट जो होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो जॉब करने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि ये 1 ईयर के लिए भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 ईयर के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स 2 ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो हेल्प होगी, जो स्टूडेंट्स 1 ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि अब हम जुलाई में इसको दे रहे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं PD कोर्स, तो ये बहुत लेट हो चुका है। तो आप सोचिए, ये लेट नहीं हुआ है। जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर होते हैं वो भी तो 6 मंथ्स में प्रिपेयर करते हैं। वो लोग सोचिए कहीं पर उनके घर में रहते होंगे, वहाँ से फिर क्लासरूम में आते होंगे, फिर वापस जाते होंगे, थकान लगती है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर जो होते हैं वो आते हैं, तो वो सब टाइम तो आपका सेव हो रहा है ना। वो पॉइंट भी तो आप सोचिए कि यदि आप ड्रॉपर है तो कब आप ज्वाइन करते हैं, आप जुलाई में ज्वाइन करते हैं क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग मई जून तक एंड होती है, न्यू बैचेस जुलाई में चालू होती है। जुलाई में आपके हाथ में PD कोर्स है, आपके पास क्लासरूम ज्वाइन करने में भी 6 मंथ रहते हैं, PD कोर्स में भी 6 मंथ्स है। PD कोर्स का फायदा क्या होगा वो 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में, कि आपको क्लासरूम से अपने घर तक या घर से अपने क्लासरूम तक आने का जो टाइम है वो सेव होगा। तो आप कुछ स्टूडेंट्स यदि ऐसा सोच रहे हैं कि जुलाई तक तो बहुत लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो इट विल नेवर हैपन, है ना। यदि आप डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, देन 6 मंथ के आप 5 या 4 मंथ्स में भी हार्ड वर्क करके अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स पूरा 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर को प्लान करते हैं, मेरे कहने का मतलब उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये तो इंजीनियरिंग परस्यूइंग स्टूडेंट्स की बात हो गई। कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे रहेंगे हमारे पास, मतलब मेनली वो लोग जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है। अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं कि या तो वो PDGD कोर्स खरीद लें या फिर वो कोई इंस्टीट्यूट का लाइव क्लास ज्वाइन कर लें, है ना। तो जनरली क्या होता है, यदि वो लोग लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं, आई अप्रिशिएट यदि दे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। हम लोग भी काफ़ी जल्दी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने वाले रहेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स आपका फ्रीक्वेंसी और इंस्टीट्यूट का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाता है। मतलब वो लोग कुछ क्लासेस आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोवाइड कर देंगे, जिस टाइम पे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, साइट इंजीनियर्स है तो साइट पे अवेलेबल है, तो उस दिन का क्लास तो आपका छूट गया, फिर आप उसको वापस से नहीं देख पाते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर PDGD कोर्स आपके पास हेल्पफुल रहेगा। आप सपोज साइट इंजीनियर्स है, आपका जो जॉब है मॉर्निंग 9 to 6 है, मॉर्निंग 9 AM to 6 PM इवनिंग तक है, तो आप जॉब करके आइए, फिर 6 to 10 आप टारगेट करिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए पढ़ाई करना है।
तो अपना टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। तो यदि आपको क्लासरूम फीलिंग चाहिए तो क्लासरूम की तरह आपको बिहेव भी करना पड़ेगा अपने आप को। ऐसा नहीं है कि यार चलो यार आज 1 घंटा पढ़ लिया, छुट्टी, अब आगे का कल देखेंगे, फिर कल सोचेंगे अरे आज और 1 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर कल देखेंगे। तो इससे का आपका गेट नहीं होगा। आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। आपको यदि क्लासरूम फीलिंग चाहिए तो फिर क्लासरूम की तरह बैठना भी पड़ेगा 3-3 घंटे। डेली आपको कम से कम 3 घंटे बैठना है। 3 घंटे बैठोगे, अच्छा आउटपुट निकलेगा। साइड बाय साइड आप क्या करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, और उस नोट्स की जो क्वालिटी रहेगी ना, मैं प्रॉमिस करता हूं ऐसी क्वालिटी में आपको देख के मजा आ जाएगा और पढ़ने में एंजॉय करोगे। और आप देखना ना, यदि आप परचेस करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, मैं अपने सब्जेक्ट्स में और दूसरे एक्सपर्ट फैकल्टीज उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, वो क्वालिटी कंटेंट को आप उस कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको मार्केट के किसी भी ऑफलाइन क्लास से आप कंपेयर कर, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं कि आप ऑनलाइन क्लास से कंपेयर करो, मैं तो आपको कह रहा हूं किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन कंटेंट से कंपेयर करो, आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कि मैं यदि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं पीडीजीडी कोर्स के अंदर, तो मैं आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 2, ऐसे मैंने करते हुए टोटल 8 चैप्टर्स जियोटेक में डिजाइन करे हैं, और वो पूरे चैप्टर्स के ऊपर अब हम डिस्कशन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में ले रखा है, और वो चैप्टर नंबर 1 है मेरे पास यहाँ पर, ओरिजिन ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो ये 3 बेसिक मेरे पास टॉपिक रहने वाले हैं, जिसके अंदर मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ये सभी सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। हर एक टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये 6 टॉपिक खत्म करे और कह दिया कि चैप्टर नंबर खत्म। कोई भी टॉपिक मेरे चैप्टर्स में से स्किप नहीं होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं सिर्फ जियोटेक का नहीं कह रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। हर एक टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट गेट के जो क्वेश्चन है, जो एक फैकल्टी जानता है उसको कब किस समय पर कौन सा क्वेश्चन कराना है, वो कराया जाएगा। और उसके बाद कितने टाइप की, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ द सॉइल, कितने टाइप की सॉइल्स हमारे पास अवेलेबल होती है, कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं सॉइल के, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज में सॉइल के डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं डिस्कस करने वाला रहूंगा आप लोगों के साथ कि वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, कितने टाइप की और इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट, यूनिट वेट उसको कैसे निकाला जाए, यूनिवेट को, वाटर कंटेंट को कैसे निकाला जाए, ये सभी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे निकाला जाए, कितने टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटीज होती है, सभी पर सब अपने अपने पर्टिकुलर टेस्ट और उनके बारे में थ्योरी, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज के अंदर। कंसिस्टेंसी लिमिट्स की बात करेंगे, उसके बाद क्या होती है कंसिस्टेंसी लिमिट्स, इनका क्या सिग्निफिकेंस है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, यदि हम इसको छोड़ दें तो क्या हमारा लॉस होगा, यदि मैं कंसिस्टेंसी टॉपिक छोड़ दूं तो मेरा क्या लॉस होगा, यदि मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मेरा क्या फायदा होगा, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है इसकी, कैसे निकाला जाता है, कितने टाइप की होती है, सब कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की, कि सॉइल में जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है, जो प्रॉपर्टीज कभी मेरे लिए फायदेमंद होती है, कभी नुकसानदायक होती है, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मेनली इन प्रॉपर्टीज के अंदर में आपका एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव कंपैक्शन, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, है ना। टफनेस सॉइल का, ये सभी हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर ग्रेन साइज एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की मैं बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में ये क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म कर लिया जाता है ना। तो इन सभी के अंदर आपका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे देखने को मिलता है वो एक इंडेक्स प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है, और ग्रेन साइज एनालिसिस मुझे देखने को मिलता है। तो ग्रेन साइज एनालिसिस में हम कोर्स ग्रेन सॉइल की अलग एनालिसिस देखेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल की एक अलग एनालिसिस देखेंगे, और दोनों को डिटेल में डिस्कस करके किस तरीके से लैब में एक्चुअली प्रैक्टिकली हम एस्टिमेट करते हैं सॉइल का टाइप, वो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो सकता है मैं एक बात जरूर कह सकता हूं आप लोगों को कि जब मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं, ऑफ कोर्स ये स्टार्टिंग होगा आप लोगों का टेक्निकल सब्जेक्ट में, है ना, मतलब जियो टेक्निकल के अंदर, तो आपको थोड़ा सा बोर फील हो सकता है यार कब तक चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई अलग से नया चीज आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? वॉट एवर द कोड विल सजेस्ट, कि आईएस कोड ने मुझे कह दिया है कि भाई इस टाइप की सॉइल को ऐसा आपको कहना है, इस टाइप की सॉइल में ये होगा, वो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे फॉलो करना पड़ेगा। उसके पीछे छुपे हुए जो रीजंस है वो जरूर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो जनरली मार्केट में कोई बताने वाला नहीं होगा, बुक्स में, कम बुक्स में
अवेलेबल होता है। आपको उसके लिए लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, नंबर ऑफ जर्नल पेपर्स पढ़ना पड़ते हैं, वो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर बताने के लिए प्रेजेंट रहूंगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखते हुए पूरा स्टडी करना है। देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ चैप्टर नंबर 2 से कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आई एम नॉट हियर टू टीच व्हाट यू पीपल ऑलरेडी नो, आई एम हियर टू टीच व्हाट यू पीपल डोंट नो। ओके, वो सीना ठोक के पढ़ाने की ताकत रखता हूं, वो चीज को चैप्टर नंबर 2 से बात करेंगे। परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज एंड वेल हाइड्रोलिक्स के अंदर हम इस चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पर मैं परमेबिलिटी एनालिसिस पहला टॉपिक लूंगा, जहाँ पर मैं डार्सीस लॉ के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से हम परमेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से हम परमेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं, चाहे वो लैब में करें, इनडायरेक्ट मेथड में करें, फील्ड मेथड में करें, वो पूरी की पूरी हम यहाँ पर परमेबिलिटी एनालिसिस में बात करने वाले हैं। देन आफ्टर द परमेबिलिटी वी विल स्टार्ट द इफेक्टिव स्ट्रेसेस। इफेक्टिव स्ट्रेस में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में क्या होते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या होते हैं टोटल स्ट्रेस, क्या होते हैं पोर वाटर प्रेशर, किस तरीके से ये सॉइल में लगते हैं तो क्यों लगते हैं, यदि लग रहे हैं तो उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब कुछ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ इफेक्टिव स्ट्रेसेस के अंदर। और मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा इसी के साथ में डिफरेंट केसेस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। सॉइल में पानी है तो अलग इफेक्टिव स्ट्रेस रहेगा, सॉइल ड्राई है तो अलग इफेक्टिव स्ट्रेस रहेगा, सॉइल के ऊपर कोई एडिशनल सरचार्ज लग रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस अलग रहेंगे। सॉइल में यदि सॉइल की जो एज है वो बहुत पुरानी है, मतलब लोड लगने के बाद जो एज है वो बहुत पुरानी है, तब अलग इफेक्टिव स्ट्रेसेस लेंगे। लॉन्ग टाइम एस्टिमेशन जो होगा अलग होगा, शॉर्ट टाइम एस्टिमेशन जो होगा अलग होगा, और वाटर टेबल की जो लोकेशन है वो अलग अलग केसेस में वेरी कर रही है, उस टाइम पे क्या इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे, वो सब कुछ मैं यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेसेस में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा सीपेज एनालिसिस की, जहां पर हम देखेंगे कि वाटर में से यदि सीपेज हो रहा है तो क्या फर्क होने वाला है। यहाँ पर परमेबिलिटी और सीपेज के अंदर भी मैं बेसिक डिफरेंस क्लियर करूंगा कि परमेबिलिटी क्या होती है, द फ्लो ऑफ वाटर, सीपेज क्या होता है, द फ्लो ऑफ वाटर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, हाउ दे आर ऑकरिंग टुगेदर, वो सब कुछ इस लेक्चर में हम मतलब यहाँ पर डिस्कस करने वाले रहेंगे। तो सीपेज एनालिसिस में, उसके बाद सीपेज प्रेशर जो सॉइल पर लगता है उसके बारे में बात करूंगा। ये सीपेज प्रेशर सॉइल पर नहीं लगता है तो क्या होता है, यदि लग रहा है तो क्या होता है, और यदि लग रहा है तो 3 अलग अलग पैटर्न्स में लगेगा, 2 अलग अलग पैटर्न्स में लगेगा कि वाटर यदि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो क्या होने वाला होगा, किस तरीके से सॉइल को अफेक्ट करेगा, क्या सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्या सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या फिर ये कम हो जाएगी, वो सीपेज के पर हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करूंगा मैं क्विकसैंड कंडीशन की, जहां पर सॉइल बॉइल हो जाएगी, मतलब आपका जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, या मैं कहूँ तो शेयर स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी, सॉइल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्विकसैंड कंडीशन के साथ साथ एक और टर्म आपको वहां पर देखने को मिलेगा, एंड दैट इज योर लिक्विफैक्शन। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है क्विकसैंड कंडीशन में, लिक्विफैक्शन में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्विकसैंड कंडीशन जो है वो सैंड में ही क्यों ऑकर होता है, व्हाई द पीपल हैव गिवन द नेम क्विक सैंड, व्हाई नॉट क्विक क्ले और क्विक ग्रेवल, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। फ्लो नेट की बात करेंगे कि चलिए ये सॉइल में से सीपेज हो रहा है तो कितना वाटर, यदि कोई डैम है तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, तो वो फ्लो नेट का यूज करते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्लो नेट के अंदर मैं आपको सीपेज डिस्चार्ज एस्टिमेट करना सिखाऊंगा, फ्लो नेट की कैरेक्टरिस्टिक आपको सिखाऊंगा, फ्लो नेट कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी नंबर ऑफ प्रॉब्लम भी हम यहाँ पर इन सभी के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। कोई भी एक टॉपिक पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं उसके पे बेस्ड जो भी गेट के प्रॉब्लम पूछे गए हैं वो सॉल्व कराऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। असाइनमेंट क्वेश्चंस मुझे लगता है कि यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद मुझे ये वाला क्वेश्चन आपके नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए कराना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाहिए, वो मैं बिल्कुल करने वाला हूँ। फिर बात करेंगे हम लास्ट में वेल हाइड्रोलिक्स है, हालांकि इट इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी, लेकिन चूंकि यहाँ पर परमेबिलिटी का कुछ डिस्कशन आता है इस कारण से वेल हाइड्रोलिक्स भी मैं यहीं पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला रहूंगा। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। यदि मैं लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, मैं और मेरी फैकल्टी यदि आपको एक पैराग्राफ लिखा रही है, उस पैराग्राफ के हर एक लाइन के हर एक वर्ड का डिटेल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। इसका मैं आपको
इंश्योर करता हूँ, आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर। चैप्टर नंबर 3 क्या है? कंप्रेसिबिलिटी है, जिसके अंदर हम कंपैक्शन और कंसोलिडेशन को डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ऑकर होता है, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंसोलिडेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेशन में प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ऑकर क्यों होते हैं, हो रहे हैं तो कैसे ऑकर होते हैं, सब कुछ डिटेल में करेंगे। कंपैक्शन की बात करेंगे कि कंपैक्शन करना क्यों जरूरी है। यदि मैं बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंपैक्शन सॉइल को नहीं कर रहा हूं तो मेरी बिल्डिंग पर क्या इफेक्ट आने वाला है, हर कुछ मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों को बता दूं, मेरा जो मास्टर्स है वो स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में है। मतलब मैं स्ट्रक्चर में भी काफी कुछ जानता हूं, जियोटेक में भी, क्योंकि अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, जियोटेक सॉइल में आते हैं। सो आई हैव नॉलेज ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। तो इन दोनों को मैं कैसे कंबाइन करके पढ़ाता हूं कि मैं अपनी सॉइल के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो उसका प्रेशर कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस स्ट्रक्चर के वेट पर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कैसे डिपेंड करती है, उस स्ट्रक्चर की साइज पर बेयरिंग कैपेसिटी कैसे डिपेंड करती है, सब कुछ हम दोनों सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग काफी इंजॉय करेंगे, क्योंकि आरसीसी भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, जियोटेक भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैं मिक्स करके पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोगों को काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 की तरफ में, अच्छा फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन सेटलमेंट भी हम डिस्कस करेंगे कि फुटिंग है, उसके फुटिंग कहाँ रखते हैं, हम सॉइल के ऊपर रखते हैं, तो किस तरीके से फुटिंग का सेटलमेंट होता है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट विद द टाइम, उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लेने वाले हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में मैं मोहर कुलाम्स थ्योरी डिस्कस करूंगा। आप लोग जानते हैं, यदि आप लोग पढ़ चुके होंगे अपने कॉलेजेस में, कि शेयर स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, तो वहां पर मोहर कुलाम्स थ्योरी जो दिया गया था, टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इन 10 मॉडिफाइड मोहर कुलाम्स भी दिया गया था फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस, उसको कैसे निकाला गया है, कैसे एस्टिमेट किया गया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मोहर और कुलाम ने मिलकर कैसे ग्राफिकल अप्रोच दिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, तो शेयर स्ट्रेंथ सॉइल में कैसे निकाली जाती है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जब वो लेक्चर देखोगे जो मैंने यहाँ पर फॉर्म कर रखा है शेयर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए, आप खुद लैब में जाकर पूरा की पूरा आप शेयर स्ट्रेंथ एक्यूरेट तरीके से निकाल पाओगे। मैं आपको ये सिखा सकता हूँ। डायरेक्ट शेयर टेस्ट की बात करूंगा, ट्राइक्शियल टेस्ट की बात करूंगा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूंगा, वेन शेयर टेस्ट की बात करूंगा यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में। डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बाद जब मैं ट्राइक्शियल टेस्ट की बात करूंगा तो हर एक टेस्ट का अपना अपना एक लिमिटेशन होगा, अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होगा। तो डायरेक्ट शेयर का टेस्ट का जो लिमिटेशन होगा वो मैंने ट्राइक्शियल में क्या कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है। और मैं अब ट्राइक्शियल टेस्ट की बात करूंगा, जिसके अंदर मैं 3 टाइप के टेस्ट परफॉर्म करूंगा। कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, शॉर्ट में कहूंगा सीडी टेस्ट, कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट, शॉर्ट में कहूंगा सीयू टेस्ट, और यूयू टेस्ट मींस अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट। तीनों को बहुत 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 डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, प्रॉपर मोहर सर्कल्स को ड्रॉ करते हुए सिखाऊंगा कैसे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ एक्चुअली निकाली जाती है ना। तो सब कुछ हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। ये दोनों टेस्ट भी देखेंगे, वेन शेयर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। एक्चुअली जो वेन शेयर टेस्ट है ये फील्ड पर परफॉर्म किया जाने वाला टेस्ट है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल। मतलब अभी तक तो मैंने सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस देखा कि सॉइल एक जमा हुआ है, मैंने एक प्लॉट देखा, एक प्लॉट मैंने खरीद रखा है, उसके अंदर किसी डेप्थ पर सॉइल प्रेजेंट है, उस डेप्थ के ऊपर तो सेल्फ वेट लग रहा होगा, दैट आई कॉल इफेक्टिव स्ट्रेस सपोज। अब मैंने उस सॉइल के ऊपर अपना एक बिल्डिंग बना दिया, तो उस बिल्डिंग के कारण जो लोड आ रहा है वो लोड उस पर्टिकुलर डेप्थ पर कुछ स्ट्रेसेस पैदा कर रहा होगा। तो वो स्ट्रेस प्लस आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, इफ यू कंबाइन दिस टू स्ट्रेसेस देन दैट विल बी द टोटल स्ट्रेस ऑकरिंग इन योर सॉइल एट द गिवन डेप्थ। तो वो जो एडिशनल स्ट्रेस है जो सरफेस लोडिंग के कारण ऑकर हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग शेप ऑफ बिल्डिंग से कारण, मतलब मैं कहूं कि मेरे पास जो बिल्डिंग है वो सर्कुलर इन शेप की है, उसके कारण अलग स्ट्रेस आएगा। मैं कहूं रेक्टेंगुलर इन शेप है, स्क्वायर इन शेप है, सबके कारण अलग अलग वर्टिकल स्ट्रेस, अलग अलग टाइप के लोड्स के कारण भी अलग अलग वर्टिकल स्ट्रेस ऑकर होने वाले होंगे। तो वो सब हम यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट थ्योरीज दे रखी है वर्टिकल स्ट्रेस को निकालने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे। ठीक है, न्यूमार्क्स चार्ट की भी डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे। बॉसिनेस थ्योरी है, वेस्टरगार्ड थ्योरी है, न्यूमार्क्स थ्योरी है, उन सभी की हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल, फॉर नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम यहाँ पर लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरीज एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि हर एक चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं मैंने दो बड़े बड़े टॉपिक्स को मिक्स कर रखा है। जैसे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में, तो वहाँ पर मैंने क्या मिक्स कर रखा था, सॉइल प्रॉपर्टीज
और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, है ना, इन दो को मैंने कंबाइन कर आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, ओरिजिन, इंडेक्स, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, है ना। जनरली अलग अलग जो ऑथर्स की बुक होती है उन लोगों ने भी अलग दे रखा है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज अलग दे रखते हैं, और ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की बुक्स में भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज अलग दे रखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अलग दे रखते हैं। मैंने इनको कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया है। फिर यहाँ पर इसको भी मैंने एक चैप्टर बनाया है, मतलब नंबर ऑफ टॉपिक्स को मिक्स करते हुए एक चैप्टर बनाया है। यहाँ पर कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन को भी मिक्स करते हुए एक चैप्टर बनाया है। यहाँ पर भी शेयर स्ट्रेंथ और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को मिक्स करते हुए एक चैप्टर बनाया है। और इन द सेम फैशन यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 5 में लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरीज एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स को मिक्स करते हुए एक चैप्टर बनाया है। हम बात करेंगे लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरीज के। यहाँ पर मैं आपके हर एक डाउट प्रॉपर वे में क्लियर कर दूंगा कि लेटरल अर्थ प्रेशर लगता क्यों है, क्यों अर्थ प्रेशर एट रेस्ट लगता है, क्यों एक्टिव अर्थ प्रेशर लगता है, क्यों पैसिव अर्थ प्रेशर लगता है। चलो मान लिया लगता भी है तो कैसे लगता है, कौन से सॉइल में किस तरीके से लगता है, वो सभी डिटेल में बात करेंगे। और यदि लग रहा है तो किस तरीके से इसको एनालाइज किया जाए, किस तरीके से इसको एस्टिमेट किया जाए, वो प्रॉपर डिस्कशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेरी तरफ से। फिर बात कर लेंगे हम स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स की, जहाँ पर आपके कितने टाइप्स के स्लोप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से टाइप के स्लोप में किस टाइप का फेलियर होता है उसके बारे में बात करेंगे। हर एक टाइप के स्लोप की डिफरेंट एनालिसिस होती है, तो वो एनालिसिस की बात करेंगे, किस तरीके से उनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला जाए, उस सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने टॉपिक्स लिख रखे हैं। लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरीज में कोहेसिव सॉइल की अलग एनालिसिस करूंगा मैं बेल्स बेसिस पे, बेल्स एनालिसिस पर, और कोहेजनलेस सॉइल की एनालिसिस रैंकाइंस थ्योरी पर करूंगा। अंदर नंबर ऑफ केसेस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे मैं बात करूं लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरीज की, चाहे मैं बात करूं स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स की। हर टॉपिक्स के अंदर आपको नंबर ऑफ केसेस देखने को मिलेगा। ऐसा सॉइल है तो क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा, वैसा सॉइल है तो क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा, वाटर टेबल ऊपर आ गया तो क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा, अलग टाइप के स्ट्रेसेस लग रहे हैं, सरचार्ज लग रहा है तो किस टाइप के स्ट्रेसेस रहेंगे, वो सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 तक आपका जो बेसिक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होता है वो खत्म होता है। एडवांस जियो टेक्निकल हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको मैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग कहूँगा। चैप्टर नंबर 6 से हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, मतलब चैप्टर नंबर 6 रहेगा, वो रहेगा शेलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपके बियरिंग कैपेसिटी सॉइल में निकाले जाते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं देखूंगा कि शेलो फाउंडेशन कैसे डिजाइन करना है, कितनी थिकनेस ऑफ फुटिंग रखना है, कितना रेनफोर्समेंट डालना है, वो सब डिस्कशन यहाँ नहीं होता है। दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चर डिजाइन जब हम देखेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी के अंदर, जो कि मैं ही पढ़ाने वाला हूं, वहां पर मैं आपको फुटिंग करना, डिजाइन करना सिखाऊंगा, कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट डाला जाए, किस पैटर्न में डाला जाए, वो सब कुछ वहां देखेंगे आरसीसी में। अभी फिलहाल में यहाँ पर शेलो फाउंडेशन बियरिंग कैपेसिटी में हम डिस्कस करने वाले क्या रहेंगे, किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है। क्योंकि एक ही सॉइल के अंदर आप शेलो फाउंडेशन बनाओ, एक ही सॉइल के अंदर आप पाइल फाउंडेशन बनाओ, दोनों के केस में अलग अलग बियरिंग कैपेसिटीज रहने वाली है ना। तो जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो साइज, शेप और डेप्थ ऑफ फुटिंग पर डिपेंड करती है। इसलिए सेम टाइप ऑफ सॉइल के अंदर आप कभी नहीं कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो इतनी रहने वाली है। वो अलग शेप ऑफ फुटिंग के लिए अलग हो जाएगी, अलग डेप्थ ऑफ फुटिंग पर अलग हो जाएगी। फेलियर क्राइटेरिया क्या क्या है बियरिंग कैपेसिटीज निकालने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट बियरिंग कैपेसिटीज के बारे में, कितने टाइप की बियरिंग कैपेसिटीज एस्टिमेट की जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि बियरिंग कैपेसिटीज निकालने के लिए मेरे पास कितनी अप्रोचेस है, कितने तरीके से मैं बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ एक स्टैटिक मेथड है जिसको मैं एनालिटिकल मेथड कहता हूँ, उससे मैं निकाल सकता हूँ। इस एनालिटिकल मेथड के अंदर मैं नंबर ऑफ मेथड्स, थ्योरीज डिस्कस करने वाला रहूंगा। चाहे फिर मैं बात करूँ रैंकाइन्स थ्योरी की, चाहे मैं बात करूँ बेल्स थ्योरी की, चाहे फिर मैं बात करूँ तरजागी थ्योरी की, मैं बात करूंगा स्कैम्पटन थ्योरी की, बात करूंगा मायरहोफ मेथड की, बात करूंगा आयस्कोड मेथड की। हर एक मेथड का अपना एक लिमिटेशन रहेगा, हर एक मेथड का अपना एक इंपॉर्टेंस रहेगा, हर एक मेथड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज की जाने वाली रहेगी। और ये कैसे निकाली गई है बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की, उस सभी के बारे में, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल क्या रहेगा, अलग अलग शेप ऑफ फुटिंग के केसेस में क्या बियरिंग कैपेसिटी रहेगी, सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे एनालिटिकल मेथड्स में। कोडल प्रोविजंस क्या है, कोडल प्रोविजंस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो सकता है, फिर आपका CPWD के कोड्स हो सकते हैं, और आपका नेशनल बिल्डिंग कोड हो सकते हैं। तो कोडल प्रोविजन मतलब जितने भी स्टैंडर्ड कोड्स हैं हमारे पास इंडिया में, उन लोगों ने इंडिया के डिफरेंट जोन्स में जो सॉइल प्रेजेंट है उनकी बियरिंग कैपेसिटी रफली एस्टिमेट की गई है, तो उसको आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। हालांकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ गेट एग्जाम, ये सिर्फ मैं आपको स्मॉल डिस्कशन करूंगा कोडल प्रोविजंस पर, उसका हमारे गेट से कोई लेना देना नहीं है।
बात करेंगे मेनली हम एनालिटिकल मेथड के बाद फील्ड मेथड की। इसके अंदर नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, फील्ड पर कैसे बियरिंग कैपेसिटी निकाली जाए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चाहे फिर मैं बात करूं प्लेट लोड टेस्ट की, चाहे मैं बात करूं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी टेस्ट की, चाहे फिर मैं बात करूं सीपीटी टेस्ट मतलब स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की, उनको कैसे परफॉर्म करना है फील्ड पर, उनको किस तरीके से उनके क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या अप्रोचेस होती है, किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल में निकालना है, सब कुछ हम बात करेंगे। और लास्ट में इसमें देखेंगे कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप फुटिंग बना रहे हैं जिस सॉइल पर बना रहे हैं तो वो टाइप ऑफ फुटिंग क्या है और आपका टाइप ऑफ सॉइल क्या है, उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पैटर्न में कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरीके से लगता है फुटिंग के बेस पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये होता है आपका चैप्टर नंबर 6। उसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 मेरे पास यहाँ पर रहेगा पाइल फाउंडेशन, ऑफ कोर्स डीप फाउंडेशन। तो शेलो फाउंडेशन हम चैप्टर नंबर 6 में देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे आपका डीप फाउंडेशन, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ पाइल्स की, कि पाइल्स कितने टाइप की होती है, किस पाइल में क्या सिग्निफिकेंस रहता है, कब कौन सी पाइल प्रोवाइड की जाती है, कौन सी टाइप की सॉइल के अंदर कौन सी पाइल का क्या एक्शन रहने वाला है, उसके बारे में मेनली हम बात करेंगे। फिर हम एस्टिमेट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पाइल कैपेसिटी। पाइल कैपेसिटी जो है वो अल्टीमेट कैपेसिटी के फॉर्म में एस्टिमेट की जा सकती है, या फिर अलाउएबल लोड के फॉर्म में एस्टिमेट की जाती है, या फिर सेफ लोड के फॉर्म में एस्टिमेट की जा सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और नंबर ऑफ मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं मेनली यहाँ पर एनालिटिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। एनालिटिकल मेथड्स को मैं स्टैटिक मेथड को भी नाम दूंगा, एनालिटिकल मेथड्स को मैं स्टैटिक मेथड भी कह सकता हूँ। यहाँ पर दो तरीके से मैं मेथड्स को डिस्कस करूंगा। एक में एंड बियरिंग रेजिस्टेंस निकालने की बात करूंगा, एक तरफ मैं स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस निकालने की बात करूंगा। एंड बियरिंग रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ मेथड्स रहेगी, मायरहॉफ मेथड्स रहेगी, बेसिक मेथड रहेगी, जानबू मेथड रहेगी। ये 3-4 मेथड्स मेरे पास यहाँ पर एंड बियरिंग रेजिस्टेंस को निकालने के लिए रहेगी। और जब मैं स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस निकालना चाहूंगा पाइल के अंदर, वहां पर मेरे पास मेनली 3 मेथड्स रहने वाली है। तीनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि तीनों का बहुत इंपॉर्टेंस है गेट एग्जाम के अंदर, जिसमें से पहली मेथड है अल्फा मेथड, दूसरी मेथड होती है बीटा मेथड, तीसरी मेथड होती है लेम्डा मेथड। अल्फा बीटा लेम्डा तीनों मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे डायनामिक मेथड्स की तरफ मूव करेंगे। किस तरीके से डायनामिक मेथड्स, मतलब यहाँ पर जैसे कि नाम बता रहा है डायनामिक, तो यहाँ पर कुछ ऐसा डायनामिक इफेक्ट हम देंगे हमारी पाइल के ऊपर। एक हम पाइल लेके आएंगे और उसको सॉइल के अंदर बरीड करके उस पर डायनामिक इफेक्ट देखेंगे, उस सॉइल का रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जिसके अंदर मैं हाईलिस फार्मूला डिस्कस कर सकता हूँ, इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड्स फार्मूला डिस्कस कर सकता हूँ, और भी डिफरेंट टाइप के फार्मूला है जो डायनामिक एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन एट द लास्ट वी कैन डिस्कस द फील्ड मेथड। जैसे कि मैंने यहाँ पर फील्ड मेथड डिस्कस करा था शेलो फाउंडेशन के अंदर, इन द सेम फैशन यहाँ पर भी पाइल फाउंडेशन के अंदर हम फील्ड मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं, पाइल के लिए फील्ड में बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकाली जाए, अल्टीमेट लोड कैसा निकाला जाए, सेफ लोड कैसे निकाला जाए, उसके बारे में बात करेंगे। चाहे फिर मैं बात करूं पाइल लोड टेस्ट की, यहाँ पर मैंने बात किया था प्लेट लोड टेस्ट की, यहाँ पर मैं बात करूंगा पाइल लोड टेस्ट की, यहाँ पर मैं बात करूंगा एसपीटी टेस्ट की, यहाँ पर मैं बात करूंगा सीपीटी टेस्ट की। ठीक है, इनका यूज करते हुए आईएस कोड ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या सजेशन दिया है सेफ लोड कैलकुलेट करने के लिए, इन सब रिजल्ट्स का यूज करते हुए उसके भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एट द लास्ट वी विल सी इन द चैप्टर नंबर 7 सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप। अच्छा, उसके पहले हम देखेंगे ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप। जनरली यहां तक की जो एनालिसिस होगी वो केवल सिंगल पाइल के लिए होगी। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, मुझे कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि मैं सोचता हूं कि पाइल को हमें ग्रुप में प्रोवाइड करना चाहिए। हर केस में हम पाइल को ग्रुप में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस रहेंगे वहीं पर मैं पाइल को ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल्स में यदि पाइल्स को मैं ग्रुप में प्रोवाइड करता हूं तो मुझे वहां पर ज्यादा बियरिंग लोड लेने की कैपेसिटी मिलती है। तो फिर मैं ग्रुप में प्रोवाइड करने के बाद देखूंगा किस तरीके से उसमें अल्टीमेट लोड निकाला जाए, किस तरीके से उसके अंदर एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाए कि यदि मैं 9 नंबर ऑफ पाइल या 15 नंबर ऑफ पाइल या 16 नंबर ऑफ पाइल्स को मैं क्या कर रहा हूं, यदि ग्रुप में डाल रहा हूं तो मुझे कितना फायदा हो रहा है। एक प्रॉपर कॉमन प्लेट जिसको कहते हैं पाइल कैप, वो प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी नंबर ऑफ पाइल्स के लिए, तो क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और वो फायदा आई विल कॉल द एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप। उसके बाद देखेंगे सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप, है ना। सिंगल पाइल का सेटलमेंट इज इनसिग्निफिकेंस, तो मैं सिंगल पाइल का सेटलमेंट वी डू नॉट एस्टिमेट एक्चुअली इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, वी आर एस्टिमेटिंग हियर द सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका जो स्ट्रेस जोन होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, सेटलमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ग्रुप ऑफ पाइल के, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
करेंगे अलग अलग केसेस में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल में, अलग अलग टाइप ऑफ पाइल्स में क्या सेटलमेंट होने वाला है, उसके बारे में हम सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप में डिस्कस करने वाले हैं। देन लास्ट चैप्टर मेरा यहाँ पर रहेगा और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और वो रहेगा छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से, सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सॉइल को किस तरीके से कलेक्ट करके लाया जाता है, कितने टाइप के सॉइल्स होती हैं, ये कितने टाइप की सॉइल्स होती है, मेरा मतलब चैप्टर नंबर 1 में जो सॉइल मैंने पढ़ाया है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, वो सॉइल नहीं, आप साइड से जो सॉइल कलेक्ट करके लाते हैं वो कितने टाइप्स में आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्या वो डिस्टर्ब सॉइल रहेगी, क्या वो अनडिस्टर्ब सॉइल रहेगी, क्या टाइप के सैम्पलर्स हो सकते हैं, सैम्पलर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्वालिटी ऑफ सॉइल को कैसे जज किया जाता है कलेक्ट करने के बाद, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले रहेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड स्टेबलाइजेशन में, कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्या ट्रीटमेंट किया जाए, ये है आपका चैप्टर नंबर 8 में, और फिर आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास 8 चैप्टर थे, तो हर एक चैप्टर का इक्वल इंपॉर्टेंस मैं कह सकता हूँ, ऐसा कोई मेरे पास चैप्टर नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना आए गेट एग्जाम में, हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाना है, मतलब पूछा जाना है, और कितने मार्क्स के लिए पूछा जाना है। तो चैप्टर, मेरा जो एक्सपीरियंस है अपने इतने सालों के पढ़ाने का, वो ये कहता है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक हर एक चैप्टर में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है, मतलब हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7, वो इंपॉर्टेंस 2 मार्क्स का है। तो मतलब मेरे कितने मार्क्स हो गए, 14 मार्क्स, क्लियर। 7 चैप्टर, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस 2 मार्क का, मेरे पास कितने मार्क्स हो गए, 14 मार्क्स आ चुके हैं। और जो चैप्टर नंबर 8 है इसका इंपॉर्टेंस 1 मार्क का, कितने नंबर हो गए, 15 मार्क्स। 14 प्लस 1 टोटल 15 मार्क्स का जो ये एवरेज डेटा मैंने आपको बताया है जियोटेक का, हर साल ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स के लिए आपका क्या पूछा जाएगा, आपका गेट एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। तो आई होप ये आपका जो मैंने फॉर्मेशन कर रखा है मेरे स्टाइल में, जो मैंने पढ़ाने के स्टाइल में, मैंने यहाँ पर जो पीडीजीडी कोर्स में भी जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ एज इट इज आपको पीडीजीडी कोर्स में भी पढ़ाऊंगा, वही चैप्टर्स मेरे क्लासरूम में भी देखने को मिलेंगे आपको। यदि आपके कोई मित्र बंधु हो, आप उनके नोट्स यदि देखते हैं जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ के लोगों को आप रिफर करके पूछ सकते हैं कि क्या फीडबैक होते हैं सर की क्लास के, क्या नोट्स होते हैं। एज इट इज़ आपको मेरी यहाँ की भी पीडीजीडी कोर्स में देखने को मिलेगा पढ़ाने की स्टाइल को। एंड आई कैन प्रॉमिस कि यू पीपल विल 101% एंजॉय द पीडीजीडी कोर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।